जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का प्रश्न पत्र पूछा जाता है, जिसमें आपको कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट में साथियों आपको तीनों टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे, चाहे कृतिका भाग 2 से हो, चाहे वो क्षितिज भाग 2 से हो या फिर व्याकरण से हो। ठीक है, तो तीनों टॉपिक से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो साथियों, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 34। इसके पहले आप लोगों के लिए 33 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, अपादान कारक है। बताइए कौन सा कारक है साथियों। तो हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में जो कारक है वो संबोधन कारक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संबोधन का चिन्ह भी दिख रहा है और ये संबोधन कारक है। हे भो अरे क्या है, संबोधन कारक के परसर्ग होते हैं। ठीक है, तो साथियों आपको पता ही होगा जो परसर्ग की संख्या होती है वो 8 होती है। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में संबोधन कारक है। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी कारकों के विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार हैं, देखिए कारक और विभक्ति हैं। जैसे कर्ता है, कर्ता ने परसर्ग हो गया, कर्म को परसर्ग हो गया, करण जो है वो से के द्वारा हो गया। ठीक है, संप्रदान को के लिए होता है, और अपादान जो होता है वो आपका अलगाव के लिए होता है। ठीक है, अपादान जो से होता है वो अलगाव के लिए होता है। संबंध का के कीरा रेरी होता है। ठीक है, अधिकरण में और पर होता है, और संबोधन में हे अजी अहो इत्यादि होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके कारक की संख्या 8 हो जाती है और 8 कारक के परसर्ग आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निज, हम, आप, खुद। तो साथियों बताइए कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निजवाचक सर्वनाम, तो साथियों हम जो है वो निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, बाकी निज, आप, खुद, आप, स्वयं, खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, हम शब्द निजवाचक सर्वनाम न होकर बल्कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि अन्य विकल्प निज, आप, खुद, स्वयं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल लेखक का जन्म स्थान बताओ। अब आपको बताना है यशपाल लेखक का जन्म स्थान बिहार में है, झारखंड में है, पंजाब में है या फिर हरियाणा में है। बताइए साथियों यशपाल लेखक का जन्म स्थान। तो साथियों पंजाब में है उनका जन्म स्थान। ठीक है, यशपाल लेखक का जो जन्म स्थान है वो पंजाब में है, और यशपाल जी का जो जन्म हुआ था साथियों 3 दिसंबर, ठीक है, 3/12/1903 को हुआ था। ठीक है, पंजाब में हुआ था। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो आपका पतन होगा। ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। अन्य शब्द विलोम के विवरण इस प्रकार हैं, जैसे शब्द और विलोम। देखिए उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। ये हम विलोम की बात करें साथियों, उत्थान का विलोम पतन हुआ। प्रस्थान का जो विलोम होता है वो आगमन होता है, और विस्थापन का जो विलोम होता है वो संस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन का संस्थापन, प्रस्थान का आगमन, उत्थान का पतन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। क्या है, ओ औ साथियों। तो ओ औ जो है साथियों वो आपका कंठोष्ठ है। ठीक है, कंठोष्ठ है ओ और औ। ठीक है, तो उच्चारण स्थान आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ बना है वर्णों के योग से। माने इस प्रश्न को थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है। देखिए मैं प्रश्न को सही ढंग से बनाता हूँ। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है वर्णों के योग से बना है। ये बना है, इसे काट देना है और यहाँ पे रिक्त स्थान बना देना है। ठीक है, रिक्त स्थान, उसके बाद बना है यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ वर्णों के योग से बना है।
डैश डैश वर्णों के योग से बना है। तो ज धन इया, ज धन य, ज धन य, या फिर ज धन इया। तो साथियों जो ज्ञ है वो आपका ज धन इया, आधा ज धन इया से बना है, तब जाके वह ज्ञ बना है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है आधा ज धन इया के योग से बना है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? नाद, अघोष, घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम एवं द्वितीय वर्ण होता है वो क्या होता है? जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, इस तरीके से प्रत्येक वर्ग का वर्ग क्या होते हैं? क, च, ट, त, प, ये वर्ग होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या 25 होती है। तो ये क्या होते हैं साथियों? ये होते हैं अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अघोष आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये देखिए इस तरीके से अघोष वर्ण निम्न है, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ख, स, ये क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? मनुष्यता मानता है, ईमानदारी मानता है, चालाकी, समझदारी? तो कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को साथियों वो क्या मानता है? तो वो मनुष्यता मानता है। ठीक है, तो मनुष्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। बंदर जातिवाचक है क्या? मोटाई भाववाचक है क्या? नेपाल व्यक्तिवाचक है, घृणा जातिवाचक है? तो आपको बताना है संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म। ठीक है, तो साथियों बंदर, बंदर में बहुत सारे बंदर आ जाएंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा है। मोटाई भी भाववाचक संज्ञा है साथियों। और नेपाल, नेपाल जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी देश का नाम है। और घृणा जातिवाचक संज्ञा है, घृणा जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है साथियों। तो यह क्या है? यह आपका गलत होगा क्योंकि घृणा जो है साथियों वो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, कैसा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो घृणा आपका बिल्कुल, घृणा और जातिवाचक ये आपका ऑप्शन असंगत युग्म है। ठीक है, घृणा जातिवाचक संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म घृणा भाववाचक होगा। शेष विकल्पों के युग्म संज्ञा की दृष्टि से संगत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़? तो साथियों भाववाचक जो संज्ञा बनेगा वो आपका मित्रता। ठीक है, मित्रता आपका भाववाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता आदि। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उनको, हम, उन्हें, आपको। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है साथियों तो वो है हम। ठीक है, हम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पुरुष की जो संख्या होती है साथियों 3 होती है। एक होती है प्रथम पुरुष, एक मध्यम होता है, एक उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो हम जो है वो आपका क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, वही हम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उपयुक्त विकल्पों में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा आदि। ठीक है, हिरोशिमा पर लिखी हुई कविता लेखक के किस दबाव का परिणाम है? बाह्य दबाव का, अंतः दबाव का, आर्थिक लाभ का, संपादक के आग्रह का? तो साथियों अंतः दबाव का परिणाम है। ठीक है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो अधोरेखित कौन कौन होंगे? देखिए, इतना हुआ और कुछ हुआ। ठीक है, इतना और जो कुछ है ये रेखांकित शब्द हैं, इनका सर्वनाम का प्रकार बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, या फिर एक ऑप्शन लास्ट में देखिए डी, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ला देते हैं, आप लोग देख लीजिए थोड़ा खिसका के। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो इतना और कुछ में क्या होगा आपका? कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक होगा, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक सर्वनाम? तो साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इतना माने कितना, कुछ क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा साथियों। ठीक है,
आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ हुआ। उदाहरण, दरवाजे पर कोई खड़ा है तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर रेतीवाचक क्रिया विशेषण है? तो रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, थोड़ी सी जो है साथियों वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, यहाँ थोड़ी सी शब्द जो है वो मिठाई की मात्रा बता रहा है, अतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिणाम या उसकी मात्रा संख्या के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अधिक खाना चाहिए, आप दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि अधिक शब्द में हमें खाना खाने की मात्रा के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, प्रसूत का क्या अर्थ होता है? बंद हो गई, फंस गई, उत्पन्न, गर्भवती। तो प्रसूत का जो अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है? तो उत्पन्न जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रसूत जो है वो उत्पन्न होगा। इसका अर्थ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो साथियों यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक ने किस वाहन में बैठकर हिरोशिमा पर कविता लिखी? बैलगाड़ी, हवाई जहाज, जहाज, रेलगाड़ी। लेखक ने किस वाहन में बैठकर हिरोशिमा पर कविता लिखी? तो साथियों रेलगाड़ी पर। ठीक है, रेलगाड़ी पर बैठकर उन्होंने, ठीक है, रेलगाड़ी पर बैठकर हिरोशिमा पर कविता लिखी। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधिक, व्यधिकरण, संबोधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। तो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं साथियों उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं, और, वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा आदि। उदाहरण, राम ने खाना खाया और सो गया। ठीक है, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। जबकि व्यधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं साथियों। ठीक है, वह अगले साल आएगा कारक है, इस वाक्य में कौन सा? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा। तो साथियों अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, या फिर कर्म है? तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा, वह अगले साल आएगा। यहाँ पे क्या है? अधिकरण कारक है साथियों। ठीक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण क्रिया आधार को सूचित करने कारक है। अधिकरण कारक वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में और पर है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार है। जैसे सिंह वन में रहता है, पुस्तक मेज पर है, सौम्य घर में है, तो में पर आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, छाया मत छूना कविता के कवि का क्या नाम है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गिरजा कुमार माथुर। तो छाया मत छूना कविता के कवि का जो नाम है वो गिरजा कुमार माथुर है। ठीक है, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश। तो साथियों माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें संबंध कारक होगा। ठीक है, सफेद पोश, सफेद पोश का अर्थ है सफेद कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वालों, साफ सुथरा, भद्र पुरुष, शिक्षित। तो सफेद पोश का जो अर्थ है साथियों वो भद्र पुरुष, शिक्षित होगा। ठीक है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। तो चिरंतन का जो सही विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा नश्वर। ठीक है, चिरंतन शब्द का सही विलोम शब्द नश्वर है, जबकि अचर का चर, अचेतन का चेतन और अचिंतन का चिंतन विलोम शब्द होगा। ठीक है, अचर का चर होगा,
अचेतन का चेतन होगा, अचिंतन का चिंतन होगा और चिरंतन का नश्वर होगा। ठीक है। निर्यात का विलोम है पर्याय आयातित, आयात आगम। तो निर्यात का जो विलोम शब्द है साथियों वो आपका आयात होगा। ठीक है। दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है। तो दशानन में साथियों जो समास होगा वो आपका बहुब्रीहि समास होगा। दशानन माने साथियों 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण की बात हो रही है। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पे अन्य पद प्रधान हो जाता है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा साथियों। ठीक है। देखिए दशानन है, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास है। नीलकमल, नीला है जो कमल अर्थात कर्मधारय। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त तत्पुरुष समास है। चौराहा, 4 राहों का समाहार माने द्विगु समास। तो जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां पे द्विगु समास होता है साथियों। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। तो समास के पदों को अलग करने को साथियों विग्रह कहा जाता है। ठीक है। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि तथा अलगाव को विच्छेद कहते हैं। शब्द के रूपांतरित अंग को विभक्ति कहते हैं। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं साथियों। भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव समास है। तो भाई बहन में साथियों जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है। देखिए जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा हो गया। भाई बहन, भाई और बहन हो जाता है। ठीक है। और पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य हो जाता है। तो इस तरीके से आपको और अथवा या एवं बीच में लगेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों। ठीक है। और विग्रह करने पर और या एवं लगता है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है साथियों? क्रियात्मक संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें क्रियात्मक संज्ञा है। ठीक है। टहलना जो है वो क्रियात्मक संज्ञा है। क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप में है जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जानी है, तो ऐसी क्रिया को क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग रूप में होती है। उदाहरण जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है जो एक वचन पुल्लिंग रूप में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो आना क्या है? तो साथियों आना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है। वाक्य में आना शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं साथियों। जैसे खाना, जाना, रोना, सोना आदि। वह किस क्रिया के उदाहरण है? यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो आपको उदाहरण बताना है। अकर्मक क्रिया है, नकारात्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। एक ऑप्शन और ले लीजिए। सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, ये क्या है? ये किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है, नकारात्मक है, पूर्वकालिक है या फिर सकर्मक क्रिया है? तो साथियों सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा साथियों। ठीक है। दिए हुए प्रश्न में दोनों वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की प्रधानता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। तो क्या और किसको का प्रश्न लगाओगे तो आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, और उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया कर्मक है? दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, रोहित बलराम को खिला रहा है। तो पक्षी उड़ रहे हैं जो है, ठीक है, ये आपकी अकर्मक क्रिया होगा। बाकी सब में आपको उत्तर मिल जाएंगे, पक्षी उड़ रहे हैं में उत्तर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है साथियों, कर्म की नहीं। दिए गए वाक्य में पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य की क्रिया अकर्मक है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। बच्चा सो रहा है तो कौन? बच्चा। श्याम हंस रहा है, कौन? श्याम।
तो कर्ता पे, ठीक है, कर्ता पर जब प्रभाव पड़े तो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा, और जब कर्म पर प्रभाव पड़े तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा साथियों। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। प्रेरणार्थक क्रिया, तो साथियों दिलाना जो है वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रस्तुत विकल्पों में प्रेरणार्थक क्रिया दिलाना है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। मिश्र वाक्य, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। उपयुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? इस मिश्र वाक्य को आपको सरल वाक्य में बताना है। प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है। जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। या फिर एक ऑप्शन है, गांव का जो प्रधान वह अच्छा आदमी नहीं है। तो आपको मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस प्रकार का वाक्य है? कभी कभी आपको इस वीडियो में क्या लगभग वीडियो में पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आएगी। तो साथियों ये प्रातः काल जब होता है तो पक्षी चहचहाते हैं जरूर। तो वही पक्षी शाम सुबह चहचहाने लगते हैं तो आवाज़ आ जाती है। तो प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस प्रकार का वाक्य है साथियों? मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो किस प्रकार का वाक्य है? तो साथियों यह जो है संयुक्त वाक्य है। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। शाम हुई और गाय घर लौट आई। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है। तो संयुक्त वाक्य साथियों शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो और परसर्ग से जुड़ा है तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। दिया गया वाक्य शाम हुई और गाय घर लौट आई संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं, जैसे मैं आया और वह गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? सूर्य, योगी, श्वेत, अमृत। तो कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो साथियों अमृत जो है वो हंस की जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता। दिए गए शब्द हंस की जगह अमृत शब्द नहीं प्रयुक्त किया जा सकता, जबकि सूर्य, योगी और श्वेत हंस के पर्याय हैं, इसलिए यह प्रयुक्त किया जा सकता है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है चंद्रमा, रात, पक्षी, कपूर। तो द्विज शब्द का अर्थ नहीं है तो वो है कपूर। ठीक है। दिए गए विकल्पों में कपूर शब्द द्विज का अर्थ नहीं है। द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं चंद्रमा, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, गणेश आदि। इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? गरुण, केसर, कर्ण, सिंदूर। तो अरुण शब्द का जो अर्थ नहीं है वो कर्ण है। ठीक है। बाकी गरुण, केसर और सिंदूर जो हैं वो अरुण शब्द के अर्थ हैं। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? तो साथियों यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है। क्या प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। तो किस मुहावरे का अर्थ कुछ असर न होना? पानी पानी होना, चूड़ियाँ पहनना, कान पर जूं न रेंगना, दूध के दांत न टूटना।
तो साथियों कुछ असर न होना माने कान पर जूं न रेंगना, ठीक है, उसी को कहते हैं कुछ असर न होना। कुछ मुहावरे हैं उनको देख लीजिए। पानी पानी होना का मतलब होता है लज्जित होना, और चूड़ियाँ पहनना माने कायर होना, दूध के दांत न टूटना माने अनुभवहीन होना, ठीक है, दूध के दांत न टूटना माने अनुभवहीन होना होता है। दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? बहुत बेचैनी से इंतजार करना, अधिक बीमार होना, बहुत कमजोर होना, मृत्यु का समय दूर होना। तो घड़ियां गिनना माने बहुत बेचैनी से इंतजार करना, ठीक है, ये इसका अर्थ होगा साथियों। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का सही अर्थ है। पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना। तो अंजर पंजर ढीले करना माने होता है बुरी तरह मारना, ठीक है, बुरी तरह मारना होता है। बाकी और मुहावरे हैं उनको देख लीजिए। अंजर पंजर ढीले करना, बुरी तरह मारना। अंक भरना, अंक भरना माने होता है लिपट जाना, गोद में भर लेना होता है। अंग अंग चुराना, अंग में अंग चुराना माने शर्माना हो गया। अड़ियल टट्टू माने रुक रुक कर काम करना। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। तो दर्प का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों वो है अहंकार, ठीक है। दर्प के पर्यायवाची अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व। व्यथा के पर्यायवाची दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस। स्वाभिमान के पर्यायवाची आत्मगौरव, आत्मसम्मान है, ठीक है। तो दर्प के पर्यायवाची हैं यहाँ तक। व्यथा के पर्यायवाची ये हो गया, और स्वाभिमान के यहाँ से। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुने। दूध, स्तन्य, खीर, पेय, नवनीत। तो दूध जो है वो स्तन्य, ठीक है, स्तन्य पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प है। दूध के पर्यायवाची शब्द हैं दुग्ध, पय, क्षीर, अमृत, स्तन्य आदि। तो पेय लिखा था, पय होगा। नवनीत के पर्यायवाची शब्द हैं मक्खन, माखन, दधिसार आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य को पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। तो साथियों हिमकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। जबकि दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रवि, अर्क, तरणि, पतंग, मार्तंड, अंशुमाली, आदित्य, सविता, भास्कर आदि। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखाधिकार महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। तो साथियों किसको लिखा जाएगा? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है तो किसको लिखा जाएगा? जिलाधिकारी को लिखा जाएगा, ठीक है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जिलाधिकारी को लिखा जाता है। अनुच्छेद को पढ़ना है और सवालों के सही जवाब चुनना है। तो आइए पढ़ते हैं। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधि गुण न हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था। अनेक अज्ञात वनस्पति का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते। कितने जड़मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट नहीं करते हैं। तो ये था आपका गद्यांश। अब आपका प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? क्योंकि वह औषधि गुण वाली वनस्पति को की पहचान नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे अपने आचार्य की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह आश्रम में और अधिक दिन रहना चाह रहा था, क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। तो साथियों
जीवों को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? क्योंकि वह औषधि गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। ठीक है। जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? मानव जाति प्राकृतिक संपदा का उपयोग क्यों करती है? मानव जाति प्रकृति पर उपकार क्यों नहीं करती? मानव जाति प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करती? मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती? तो साथियों, मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है, ये आपका आंसर सही होगा। जीवक को यही बात कचोट रही थी। जीवक किस प्रकार की वनस्पति को खोज रहा था? जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो, जो वनस्पति उसे अमर बना सके, जिस वनस्पति से वह औषधि तैयार कर सके, जिस वनस्पति को देखकर उसके आचार्य प्रसन्न हो जाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज रहा था साथियों? तो वह जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो, वही वनस्पति खोज रहा था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आपके 50 प्रश्न। कैसे लगा आपको यह प्रैक्टिस?